आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये टॉपिक करने वाले हैं। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे कोई स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर हम अपकमिंग एग्जाम्स की बात करें तो एमपीपीएससी इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 24 अप्रैल 2022। यूनिट उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपीपीएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से। वाइल आई वाज डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, I am time and again telling you constitutional bodies are very important for MPPSC exam. So election commission is constitutional body. It is permanent and independent body. आर्टिकल 324 में मेंशन किया गया है इसको। एंड आर्टिकल 324 क्या कहते हैं? पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट शेल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। सो यहाँ पे दो पॉइंट्स हमें खासकर ध्यान रखने हैं। फर्स्ट इज कि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर्स भी मेंशन है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शंस भी कंडक्ट कराते हैं, कि या फिर क्या स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शंस जो हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है। तो नो, द फैक्ट इज कि स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस हैं वो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराती है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बहुत बार हमसे लोकल बॉडीज की इलेक्शंस पूछा जाता है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। देन नो, उसको स्टेट इलेक्शन कमीशंस कंडक्ट कराते हैं। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन। फर्स्ट आर्टिकल 324, जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। देन आर्टिकल 25, इसमें है कि नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल for inclusion in or to claim to be included in a special electoral roll on grounds of religion, race, caste or sex. So indirectly ये आपका right to vote है। So explicitly नहीं, implicitly यहाँ पे right to vote की बात की गई है। Next आर्टिकल 326, इसमें हमारा हाउस ऑफ पीपल दैट इज लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के बारे में लिखा गया है कि ये एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 327, इसके अंदर पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स। और आर्टिकल 328 में लेजिस्लेचर की पावर है टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर के ही इलेक्शन से रिलेटेड हमारे पास दो आर्टिकल है, आर्टिकल 327 एंड 328। एंड ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है जब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो आर्टिकल 327 इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की क्या पावर है लेजिस्लेचर के इलेक्शन से रिलेटेड। एंड आर्टिकल 328 में लेजिस्लेचर की खुद की पावर क्या है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर। उसके बाद आर्टिकल 329, इट बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, एंड इट इज वन ऑफ द पॉइंट दैट इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। हम आगे करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपोजिशन जो इसकी रहती है, इट हैज बीन फ्लेक्सिबल। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और बाकी कितने भी इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं जितना प्रेसिडेंट चाहे। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही है कि यहाँ पे इट मे फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड ऐसा हुआ है, दो एडिशनल कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए थे 16 अक्टूबर 1989 को, बट वो 1 जनवरी 1990 तक ही रहे। एंड 1993 में फिर से उनको दो एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, so tell me his name in the comment box. Next, if we come on appointment, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। दे हैव इक्वल पावर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार स्टेटमेंट्स में पूछ लिया जाता है, बहुत बार, कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की पावर में डिफरेंस है? नो, दे हैव इक्वल पावर्स एंड रिसीव इक्वल सैलरी एंड अलाउंसेस व्हिच आर सिमिलर टू दोज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। After that, their tenure should be decided by the president. Very important. So currently they hold office for a term of 6 years और until the age of 65 years. तो इन दोनों में से जो भी जल्दी है उसके accordingly उनकी रिटायरमेंट होगी। And one more question, who is this person?
जैसे हमने बात की थी इंडिपेंडेंस ऑफ ईसीआई, दैट इज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। व्हाट इज दिस इंडिपेंडेंस, मतलब क्या ये बाउंड बाय एनी पावर है? सो नो, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज इंडिपेंडेंट इन इट्स परफॉर्मेंस ऑफ इट्स functions. That is, election commission is insulated from executive interference. The chief election commissioner is provided with security of tenure. He can't be removed from his office except in the manner and on the same grounds as a judge of the Supreme Court of India. In the same manner, matlab, he can be removed by the president on the basis of a resolution passed to that effect by both the houses of parliament with special majority, या तो on the grounds of proved misbehavior or incapacity. इसलिए he doesn't hold office during the pleasure of president, though he is appointed by the president. So here very very important पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आते हैं, इफ यू आर मेकिंग नोट्स जस्ट नोट इट डाउन, कि जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ही डजंट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। बहुत बार क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दी जाती है कंफ्यूज करने के लिए, बिकॉज एवरीवन थिंक्स कि अगर प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इट इज वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। आफ्टर दैट, any other election commissioner or regional commissioner cannot be removed from the office except on the recommendation of chief election commissioner. chief election commissioner को कैसे हटाया जाएगा? On the same manner and the grounds as a judge of Supreme Court of India. और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने की क्या प्रक्रिया है? दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे। आफ्टर दैट अगर हम पावर्स और फंक्शंस की बात करें तो रादर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल। सो एडमिनिस्ट्रेटिव में हम वन बाय वन देखेंगे। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या है? एक तो है कि ये टेरिटोरियल एरियाज जो हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उसको डिटरमाइन करते हैं थ्रू आउट द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेकेंड, जितने भी इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको प्रिपेयर करना, उनको रिवाइज करना, और जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनको रजिस्टर करना, इट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। थर्ड है कि जो भी डेट्स या शेड्यूल्स हैं इलेक्शंस के, या फिर नॉमिनेशन पेपर्स को स्क्रूटनाइज करना, इट इज ऑल्सो द पावर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। फोर्थ है कि to appoint the officers for inquiring into disputes relating to electoral arrangements. Next, to determine code of conduct to be observed by parties and candidates at the time of elections. Very important, बहुत बार दे दिया जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसको डिटरमाइन करेगी या इलेक्शन कमिश्नर इसको डिटरमाइन करेगा। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो ये सारी पावर्स हमारा मीन्स परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम प्री के अकॉर्डिंग देखें तो आजकल जो एग्जाम्स आने लगे हैं, इवन स्टेट पीसीएस भी, तो वो हमारे स्टेटमेंट बेस्ड, दैट इज एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं। वहां पे स्टेटमेंट्स दी जाती है एंड आपसे पूछा जाता है इज इट राइट और रॉन्ग, जो बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं। तो यू हैव टू रीड केयरफुली एंड पोल्स को कैंसिल करना, in which cases in event of rigging, booth capturing, violence and other irregularities, and to request the president or governor for relinquishing of staff necessary for conducting elections, या फिर to register political parties for the purpose of elections and allot election symbols to them and grant them the status of national or state parties on the basis of poll performance. And here comes again the very important point कि यहाँ पे register लिखा है, इसको रजिस्टर कर सकता है पॉलिटिकल पार्टी को एज अ नेशनल और स्टेट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज कर सकता है इलेक्शन कमिश्नर, बट देयर इज नो पावर टू डी रिकॉग्नाइज एनी पॉलिटिकल पार्टी बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट इट डाउन इन योर नोट्स। आफ्टर दैट, ninth point is to work for voter education and electoral participation. Advisory and quasi judicial, इन पावर्स में क्या है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इन द मैटर ऑफ पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन। जो सिटिंग मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं किसी बेसिस पे, तो वो पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन का भी जो मैटर है उसकी जुरिस्डिक्शन जो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। नेक्स्ट, केसेस ऑफ पर्संस फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस एट इलेक्शंस, जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के अंडर जो ये केसेस आते हैं, दे आर आल्सो रेफर्ड टू द कमीशन for its opinion on the question as to whether such person shall be disqualified
or not, and if so, then for what period? And here comes again the very important point that the opinion of the commission in such matters is binding on the president, or the case may be the governor to whom such opinion is tendered. So very, very important. Next, power to disqualify a candidate who has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner prescribed. Then power of removing disqualifications. Then मतलब जो डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड दिया गया है उसके अंदर अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशंस उन्हें रिमूव करनी है, ये पावर भी इलेक्शन कमीशन के पास है. Here it comes quasi judicial, that it acts as a court for settling disputes relating to granting of recognition to political parties, the allotment of election symbols to them. इस cases में अगर कोई dispute होता है, then Election Commission of India acts as a court. Next advisory हमारे पास power या function जो आता है, that it advises the president on whether elections can be held in a state under the president rule in order to extend the period of emergency after 1 year. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बहुत सारे इश्यूज हैं इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड. सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट इशू ही आ जाता है कि कोई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. मेंबर्स कैन बी अपॉइंटेड विदाउट एनी डिफाइंड क्राइटेरिया और प्रोसेस. और अपॉइंटमेंट्स जो हैं दे आर लायबल टू पॉलिटिसाइजेशन. At present, the appointment is done unilaterally by the government of the day, which raises the potential for partisan appointments, thus diluting its credibility. तो बहुत ज्यादा ये रहता है, बिकॉज इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 255th रिपोर्ट जो है लॉ कमीशन की, उसने रिकमेंड किया है कि एक कॉलेजियम होना चाहिए जिसमें पीएम हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, जो अपॉइंट करे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को. आफ्टर देन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टर्म मेंशन नहीं किया है, स्पेसिफाई नहीं किया है इलेक्शन कमीशन के लिए. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, बिकॉज ये स्टेटमेंट भी बहुत बार एग्जाम में दी जाती है कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. नो. पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स को डिबार नहीं किया है फ्रॉम टेकिंग अप एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट और ज्वाइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर retirement. After that, financial autonomy. At present, the budget of Election Commission of India is not charged on Consolidated Fund of India, which tends to reduce its independence and autonomy. Very, very important. देखिए ये जो पॉइंट है पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट का, अगर इसके अंदर डिबार ना किया जाए उन्हें, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो पॉलिटिकल गेन के चक्कर में, पॉलिटिकल गेन लेने के लिए there is high chances of corruptions. नेक्स्ट, अगर हम सजेशंस की बात करें कि हमने इश्यूज देख लिए तो हम इलेक्शन कमीशन को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, तो फर्स्ट तो यही आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोटेक्शन है वो ऑल 3 इलेक्शन कमिश्नर्स को दी जाए. अभी सिर्फ एट प्रेजेंट 1 मेंबर को ही है, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को. तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो है वो तीनों को दी जाए. नेक्स्ट, institutionalize the convention where the senior most EC should be automatically elevated as CEC, जो कि अभी नहीं होता है. Next is reducing the ECI's dependence on DOPT, Law Ministry and Home Ministry. ECI को और इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, इसका इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए खुद से, एंड जो कि खुद के रिक्रूटमेंट रूल्स खुद करे एंड शॉर्टलिस्ट करे उनके ऑफिसर्स को. मतलब कि यहाँ पे उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को बढ़ाने की बात की गई है. आफ्टर दैट उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं दे मस्ट बी चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सिमिलर टू अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सच एज यूपीएससी. तो इलेक्शंस जो हैं यू ऑल नो दे आर द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी, एंड इसलिए इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है दैट इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक एंड लेजिटिमेसी. So hence the guardian of elections itself needs urgent institutional safeguards to protect its autonomy. Thank you, and we will continue with these constitutional commissions, cover these constitutional commissions. And अगर हम specifically MPPSC की बात करें तो ये यूनिट 10 में मेंशन है. So we will do all these constitutional commissions in the coming time. Thank you and subscribe the channel for upcoming videos.